नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से स्वागत है। 71 बीपीएससी पीटी को लेकर के जो पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है, उसी लेक्चर का 7वां लेक्चर होगा ये, डे 7। इससे पहले हमने बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट किया है। कृपया जा कर के उन वीडियोज़ को भी देखें और कंटिन्यू कीजिए, तभी सही रहेगा। डे 7 का ये वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ से सवाल पूछा जाता है आपके प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं हम लोग न्यायपालिका में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से सवाल नहीं पूछा जाता है। कभी कभार ये पूछा जाता है ज़रूर पीसीएस एग्जामिनेशन में, लोक अदालत की स्थापना कब हुई, जो जीके टाइप के सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस जब करेंगे घटना चक्र से, PYQ से, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे वो जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको न्यायपालिका, उससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 15 जून से कल से ही टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है। टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो गया है। पहला टेस्ट कल हुआ था, अच्छा टेस्ट था। बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने अटेंड भी किया और सही मार्क्स आए हैं मैक्सिमम बच्चों के। जिनके भी, कल मैंने बोला भी था ग्रुप में कि जिनके भी 70 से ऊपर बन रहे हैं, आप सब अच्छे कंडीशन में हैं। मैंने वैसे कट ऑफ तो 95 प्लस में रखा था, लेकिन 70 प्लस में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे तो सही है। पहला टेस्ट था तो सही है। सेक्शनल टेस्ट में वैसे भी कई बार कम मार्क्स बन जाते हैं, फुल लेंथ में सुधार की गुंजाइश अधिक होती है ना। एक ही सब्जेक्ट में डीप से गहराई से फैक्ट हो जाते हैं, इसलिए तो टेस्ट का मुख्य पर्पस मार्क्स नहीं होता है। टेस्ट का मुख्य पर्पस होता है रिवीजन करना। आप अपने से भी, जो कोई भी देख रहे वीडियो का टेस्ट लगा रहे हैं, तो कम से कम उसको 3 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका पीटी लगभग में श्योर हो जाता है अगर आप बिल्कुल पवित्रता के साथ जेन्युइन तरीके से 3 बार टेस्ट लगाते हैं। और 32, 35, 40 तक आप हाईएस्ट टेस्ट जाइए, उससे ज़्यादा पर मत लगाइएगा। कि ऐसा नहीं कि 100 टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। 40 टेस्ट तक लगाइए और उसको 3 बार रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। पहली बार में समय लगेगा, दूसरी बार में उससे कम, तीसरी बार में सबसे कम, तो आपका प्रीलिम लगभग में सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ज़रूर ही कीजिएगा। जुड़ना हो टेस्ट सीरीज से तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक रहता है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिएगा और जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज टेस्ट सीरीज ग्रुप में डाउट सेशन भी था, लेकिन इंटरनेट की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। आंधी बरसात के कारण ना हर दूसरे दिन इंटरनेट ख़राब रहता है, इसलिए काम सही से नहीं हो पा रहा है। तो डाउट सेशन कल भी इसी कारण से नहीं हो पाया था। आज भी ये वीडियो भी देर से इसीलिए आ रहा है। एक आंधी तूफान आता है और फिर उड़ जाता है, इंटरनेट गायब हो जाता है घंटों के लिए। तो कल हम लोग डाउट सेशन कर लेंगे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में। कल डाउट सेशन ले लूँगा मैं, जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी को क्लियर कर लेंगे। देखिए, आज डे 7 में हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। न्याय होता क्या है दरअसल में, तो अन्याय क्या होता है दरअसल में, अपराध क्या होता है। अपराध वही होता है जो किसी कानून का उल्लंघन होता है। अगर कोई कानून नहीं है और आपने कोई चीज़ कर दिया तो अपराध नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही क्रूड सा डिफिनेशन है इसका। अगर कोई आपने अपराध किया है लेकिन स्टेट के पास में उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है तो आप मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप बिल्कुल बरी हो सकते हैं। लेकिन स्टेट के खिलाफ में अगर कोई, स्टेट के पास कोई कानून है और उसका उल्लंघन हुआ है किसी भी प्रकार से, तो हर चीज़ अपराध होता है। अपराध हमेशा से होता आया है, या फिर जब से आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा आई है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में ही, तो एक और होता है। क्यों न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो अपराध के साथ साथ विवादों के समाधान के लिए। विवाद कौन कौन से? तो सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनके बीच जब विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके समाधान के लिए भी न्यायालय की स्थापना की अवधारणा ने जन्म लिया। जैसे विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, और जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, उनके बीच में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भी न्यायपालिका। जो सरकार के अंग हैं, जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गए, उनके बीच में भी समस्या हो रही तो भी न्यायालय जाएंगे हम लोग। या फिर लोअर गवर्नमेंट, अपर गवर्नमेंट के बीच में भी, सरकार जनता के बीच में भी, इस प्रकार की समस्याएं भी अब न्यायालय के समक्ष आती हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि न्यायालय होता क्या है, क्यों होता है। न्यायालय केवल फांसी की सज़ा सुनाने के लिए नहीं होता है गुरु। न्यायालय हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसका एक अभिन्न अंग इसीलिए माना जाता है क्योंकि पूरे संवैधानिक ढांचा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इसी पर होती है। संविधान का एक तरीके से पुलिस है ये, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, कुछ गड़बड़ी होगी तो वहाँ पर ये पुलिसिंग का काम होगा। और संविधान के साथ छेड़छाड़ का मतलब कानून का पालन नहीं करना, नियमों का पालन नहीं करना, यही तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है।
जो भी कुछ भारत में कानून है सबका जन्म तो कहीं न कहीं संविधान से ही माना जाएगा। हर एक चीज़ की शक्तियाँ तो संविधान से ही मिलती है, यहाँ तक कि न्यायालय को भी शक्तियाँ संविधान से ही मिलती है। तो न्याय की अवधारणा और न्यायालय ने, मॉडर्न न्यायपालिका ने, लिबरल न्यायपालिका ने, जो मॉडर्न डेज का है, उसका जन्म यहीं से होता है कि शक्तियों का डिवीज़न जहाँ पर हुआ है एल, जे और ई के बीच में, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, या फिर अधिकारों का जहाँ पर बंटवारा हुआ है, यानी कि मूल अधिकार की जो हम बात करते हैं, या फिर जनता और सरकार के बीच में अगर कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, या फिर सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनके बीच में कहीं पर कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है, उन सभी जगहों पर न्यायालय का काम आ जाता है। सभी जगहों पर न्यायालय ही कार्य करती है। न्यायालय की अवधारणा इसीलिए हमेशा ही लोकतांत्रिक ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसी प्रकार से कोर्ट की अवधारणा भारत में है, जिसको संघीय न्यायालय कहा जाता है। संघीय और स्वतंत्र कहा जाता है। ये सरकार के दो अंग जो हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उससे बिल्कुल ही, विधायिका और कार्यपालिका उससे बिल्कुल ही अलग होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट हैं और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अवधारणा भारत में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। ग्राम न्यायालय भी है, लेकिन मुख्य रूप से न्यायालय की तीन ही पीढ़ी मानी जाती है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये जरूर बनाइएगा आंसर में। इसको संघीय न्यायालय को दिखाने के लिए इस प्रकार का चित्र बनाया जाता है, जहाँ पर सभी न्यायिक शक्तियाँ एक जगह जाकर सीमित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उससे नीचे कुछ हाई कोर्ट होंगे, और हाई कोर्ट से भी ज़्यादा संख्या किनकी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। ये संघीय न्यायालय का चित्र होता है। संघीय न्यायालय की अवधारणा भारत में बहुत बाद में आई है, 1935 एक्ट के पश्चात से आई है, और आज़ाद भारत में तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के पश्चात से आई है। 1937 में, वैसे अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तो कब है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको दिखता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शुरुआत तो जरूर ही मान करके चल सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई भाई, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के साथ ही हुई है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। सर्वोच्च जब मैंने बोला तभी ये चित्र मैंने बनाया था, ड्रॉ किया था मैंने। सर्वोच्च देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जिसके पास में सारी शक्तियाँ जाकर के सीमित हो रही हैं, है ना। फिर बीच में हाई कोर्ट आ गया और फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये इसीलिए मैंने बनाया था क्योंकि सर्वोच्च न्यायिक निकाय यही माना जाता है। राष्ट्रपति जी की भी कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, लेकिन वो पूर्णावलोकन के अधीन हैं, जुडिशियल रिव्यू के अधीन मानी जाती हैं। बैकग्राउंड क्या है, 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश शासनकाल में सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। 1935 के एक्ट से इसका जन्म होता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत पुराने संसद भवन में हुई थी। 1958 में नई दिल्ली के तिलक मार्ग, जो वर्तमान में आपको सुप्रीम कोर्ट दिखता है, सुप्रीम कोर्ट जो आप पेपर में देखते हैं फोटो बना हुआ, वो 1958 में बन करके तैयार हुआ है। उससे पहले जो पुराना संसद भवन था गुरु, उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करती थी। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। बाद में अब संख्या बढ़ करके, क्योंकि देश की आबादी बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक केस आए, न्यायिक जागरूकता, तो न्यायिक जागरूकता जितनी ज़्यादा बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट के पास उतने ही केस आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने की औकात भी लोगों में बढ़ी है। बहुत पैसा खर्चा होता है सुप्रीम कोर्ट जाने में, ये सुना होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा केस आने से क्या हुआ, 34 न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनको मिलाकर के 34 हैं, ये भी याद रहेगा। अगला है कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सा है। उद्घाटन 28 जनवरी 1950, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ये पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नारा यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय होगा, ये इसका नारा है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक अशोक स्तंभ और धर्म चक्र इसका प्रतीक माना जाता है। छोटे छोटे फैक्ट्स लग रहे होंगे आपको, लेकिन एक बार पूछा था RAW का ध्येय वाक्य क्या है, ऐसे ही पूछा था, या सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य पूछा था। सवाल पूछा है प्रीलिम एग्जाम में गुरु, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिए, क्या पता
अगली बार आपसे पूछ ले। सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक शक्तियां हैं जो इसे संविधान और कानूनी मामलों में सर्वोच्च प्राधिकरण बनाती है। ये शक्तियां संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से उसे प्राप्त होती हैं। अल्टीमेट पावर किसके हाथों में है? संविधान में। संविधान को शक्तियां कहाँ से मिलती है? इस देश की जनता से मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, पावर हैं, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसको अलग अलग भागों में बांट करके रखा गया है। जैसे सबसे पहला है उसका मूल क्षेत्राधिकार। एक मूल क्षेत्राधिकार होता है जिसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगा और कोई उस काम को कर ही नहीं सकता है। जैसे भारत सरकार और राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार है और किसी राज्य से विवाद हो गया, अभी मैंने आपको समझाया एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके दो अलग अलग हिस्से में विवाद हो गया तो भैया आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ? सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। भारत सरकार इंडिया की गवर्नमेंट हो गई और स्टेट के बीच में अगर हो गया, दो या दो से अधिक स्टेटों में विवाद हो गया तो भी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन से संबंधित मामलों में भी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है तो वो भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही उसकी सुनवाई हो सकती है और कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 132, 133, 134 के तहत में उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नागरिक और आपराधिक और संवैधानिक मामलों में भी अपील कर सकते हैं। एक ऐसे मामले होते हैं जो सिविल मामले होते हैं, जैसे ज़मीन, संपत्ति, कंपनी, इन सब से जुड़ा हुआ एक्ट हो गया तो वो सारे के सारे सिविल हो गए। आपराधिक, जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही जघन्य अपराध के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मृत्यु दंड वगैरह दे देती है। हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया तो लोग आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की भाई बच जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड दे देती है ना। तो इस प्रकार के जो मामले थे आपराधिक कहा जाता है, इसमें भी आ सकते हैं। कोई संवैधानिक मामला फंस गया, जैसे कि मान लीजिए एनजेएसी का मामला किसी कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको बोला कि हाँ ठीक है ये सही रहेगा एनजेएसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रहेगा ऐसे कैसे, हम भी इस पर सुनवाई करेंगे। तो संवैधानिक जो मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के मामले भी सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर ही आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर सुनवाई करता है। उसके पश्चात से अंतिम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है मृत्युदंड से जुड़े हुए मामले। सलाहकार अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाह देना। न्यायिक पूर्णावलोकन अनुच्छेद 13, 32 और 136 संसद या सरकार के कानूनों और कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। बुनियादी संरचना सिद्धांत पर आधारित जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़े हुए होते हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते हैं। पुनरीक्षण रिव्यू पावर भी है 137 के तहत, अपने ही फैसले की रिव्यू करना। या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और अपने ही फैसले का रिव्यू करती है। जैसे कि आपको याद चुनावी बॉन्ड का केस याद होगा अगर आपको, तो चुनावी बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बाद में रिव्यू भी किया था। तो चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दे आप इसमें बता सकते हैं। विशेष अनुमति की याचिका किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके फैसलों के खिलाफ आप किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अधिकार प्राप्त है। न्याय के लिए विशेष शक्ति भी है आर्टिकल 142, जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत बड़ा है ये, बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है। पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा भी कही जाती है। और इसमें एक चीज़ है कि ये इसका दायरा डिफाइन नहीं है। तो अगर किसी बच्चे के स्कूल के फ़ी के कारण उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया है तो भी 142 के तहत में आ सकता है। अयोध्या का मामला है तो भी 142 के तहत में फैसला आ सकता है। बहुत सारे ऐसे केस जो कहीं पर भी नहीं आ पाते हैं वो 142 से फिट हो जाता है। और कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा जो है वो अनडिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसी के तहत में वो फैसले सुनाती है, जिसको माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की शक्ति में ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, अचूक होता है, कहीं पर भी इसको उपयोग अपनी बुद्धि के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है। अयोध्या मामले में वैकल्पिक भूमि का आवंटन जो किया गया था, राम जन्मभूमि जो रामलला की भूमि है वो तो हिंदू पक्ष को दिया गया था, लेकिन कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा के तहत ही मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या शहर के ठीक बाहर में प्रदान किया गया था मस्जिद बनाने के लिए। वो इसीलिए दिया गया था कि एक पक्ष में भी रोष ना हो, दूसरा पक्ष भी रोष ना हो, दोनों ही मिलकर के रहें, सौहार्द बिगड़े ना उस शहर का। इसी कारण से मुस्लिम पक्ष को भी क्या दिया गया था, मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी।
तो वो भी यहीं से आया था, आर्टिकल 142 से ही उसका भी हुआ अभी कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, कोई भी पक्ष इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अन्य शक्तियां हैं जैसे मौलिक अधिकारों की रिट जारी कर सकती है, आर्टिकल 32 के तहत में जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है। जस्टिस PN भगवती का नाम आता है, उन्होंने ही जनहित याचिका का जन्मदाता उनको माना जाता है कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और संवैधानिक कानूनों के रद्द करने की भी शक्ति है, जैसे कि उदाहरण हो गया NJAC। तो ये तो आपका किस में आ गया, तो ये जो पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है उसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आर्टिकल 13, 32, 136 के तहत में, उसी के तहत में ये सारी शक्तियाँ भी आ जाती हैं। कार्य क्या क्या है, संविधान की रक्षा करना, संविधान का प्रोटेक्टर है ये पूछा भी गया था प्रीलिम एग्जाम में कि संविधान की रक्षा कौन करता है वास्तविक तौर पर भारत में। तो शपथ तो राष्ट्रपति जी भी लेते हैं। जब मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया था आपको, तब मैंने ये अंतर स्पष्ट करवाया था आपको। लेकिन वास्तविक तौर पर जो रक्षा करने का काम करता है वो है कौन, तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 13, 32 और 137 के तहत में बहुत सारी शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं, जिसके द्वारा ये ऐसे कानून जो लोगों के अधिकार और संविधान के सीमित करने का प्रयास करता है उसको ये शून्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 अगर आपने पढ़ा होगा तो मूल अधिकारों को भी संरक्षण प्राप्त है उससे। मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 32, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी इसी के द्वारा किया जाता है। रिट याचिकाएँ जैसे हैबियस कॉर्पस, बहुत सारे याचिकाएं हैं, सारे आपको पता ही होंगे। न्याय प्रशासन, अनुच्छेद 132, 136 और 142, नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक मामलों में आंतरिक अपील सुनना, 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। कानून की व्याख्या करना, जैसे कि कोई कानून है वो बन चुका है लेकिन उसकी व्याख्या में समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन करना है, जैसे कि आर्टिकल 377 जो अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के द्वारा ही पहले परिभाषित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि LGBTQ समुदाय को भारत में अवैध माना जाता, पहले बोला गया था। लेकिन आर्टिकल 377 को फिर से डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, व्याख्या की उसकी सही, और उसके कुछ क्लॉज को रद्द भी किया और ये भी बताया कि अब जो हम नई व्याख्या कर रहे हैं, अब जो हम नए तरीके से बता रहे हैं, कुछ क्लॉज को हटा करके उसमें ये होगा कि ये वैध होगा भारत में, ये अवैध नहीं होगा। अब पुलिस इनको प्रताड़ित नहीं कर सकती है, इनको पकड़ के जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो ये जो किसी भी कानून की या कोई भी संवैधानिक प्रावधान मान लीजिए ऐसा है जिसके शब्द स्पष्ट नहीं है या उसका व्याख्या क्या होगा सटीक ये स्पष्ट नहीं है, और व्याख्या स्पष्ट नहीं होने से कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अंतिम रूप से किसी भी कानून की व्याख्या करता है, ये उसका बड़ा महत्वपूर्ण काम माना जाता है गुरु। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। नए कानूनी सिद्धांत स्थापित करना, नए कानूनी सिद्धांत स्थापित करना, जैसे 1773 का जो इसका 1773 नहीं 1973 का जो इसका फैसला है केशवानंद भारती, वो कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कोई संविधान संशोधन नहीं है। वो क्या है, वो बस एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो इतना बड़ा कानूनी सिद्धांत बन गया कि अब वो बार बार दोहराया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि वो कोई एक्ट तो नहीं है, कोई संविधान में भी शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले जो होते हैं वो नए कानूनी सिद्धांत का स्थान ले लेते हैं। संघीय संतुलन बना करके रखना, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखने का भी जिम्मा है इसके ऊपर, कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार राज्यों की जो शक्तियां हैं उसका भाई कम कर दे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार का जो काम है वो कोई राज्य सरकार करने लग जाए। जनहित याचिका भी ये सुनती है, जनहित याचिका आपको पता ही है आर्टिकल 142 के तहत में भी, और एक सबसे महत्वपूर्ण 143 के तहत में इसका काम है एडवाइजरी का भी रोल है इसका। मतलब कि जब भारत के राष्ट्रपति महोदय को कानूनी मामले में कोई या संवैधानिक मामलों में कोई सलाह लेना होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही वो लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है कितनी ही बार, और राष्ट्रपति जी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सलाह दे ही हर मुद्दे पर, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर उसको सलाह देना अनिवार्य किया गया है, वो आगे आने वाले लेक्चर में बताऊँगा आपको। लेकिन राष्ट्रपति जी किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। संविधान से संबंधित प्रमुख फैसले कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक केस है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को
जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती कौन थे, फिर से बता देता हूँ। मैंने टेस्ट वाले वीडियो में बताया था, जो टेस्ट के लिए वीडियो मिला होगा बच्चों को, उसमें मैंने समझाया था। केशवानंद, जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ केरल में, वहीं पर एक मठ है, उसी के मठाधीश थे केशवानंद भारती जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी सारी ज़मीनें हड़प ली गई जब केरल में उनकी सरकार बनी। तो वो गए कि भाई मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारे सारे ज़मीन हड़प लिए गए हैं, इस सरकार के द्वारा हमें बचाओ, हमारे जो संपत्ति है और हमारे धार्मिक अधिकारों का संरक्षण करो। संपत्ति के अधिकार को तो तब तक रखा ही गया था। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर वो उस समय गए थे, लेकिन वो केस हार जाते हैं। लेकिन इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आता है, बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया जाता है। क्यों होता है 1973 में ही ऐसा, आज तक किसी मास्टर ने आपको बताया नहीं होगा। 20,000 फी दे के आए होंगे, फिर भी नहीं बताया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ के हम सब बढ़ते हैं। कभी आपने सारे संविधान के संशोधन को उल्टा करके देखा है जीवन में? एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सभी के पास होगा, उसके पीछे जाइएगा, सारे संशोधन लिखे रहते हैं। उसमें उठा करके देखिए कि 1971 से लेकर के 74 के बीच में कितने संशोधन किए गए हैं। एक बार ये देखिएगा गौर से। इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई, अब जरा किस्सा मैं बता देता हूँ, किस्से बताने के लिए माहिर हूँ मैं, किस्सा मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी बने, तो सुप्रीम कोर्ट को, मतलब कि न्यायपालिका को, दरअसल में हुआ क्या, मैं आपको चित्रों के द्वारा समझाता हूँ। नेहरू जी का करिश्मा, ये इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ में सुप्रीम कोर्ट नया नया बना, उसका उस समय व्यक्तित्व छोटा। नेहरू जी हैं। उस समय की सरकार जो है उसमें ऐसे लोग हैं जिनके नियत पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उसका परिणाम गलत हो सकते हैं, नियत किसी का गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम में लाठी खा के नया नया देश बना है, उसके सारे अच्छे ईमानदार गांधीवादी टाइप के लोग हैं। वो कभी भी जनता के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेहरू जी बहुत सारे फैसले लेते हैं, जैसे कि 1951 का लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे ज़मीनों को वापस लेती है सरकार, ज़मीनों को सही ढंग से बंटवारे को सुनिश्चित करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक चूं शब्द नहीं कहती है। बहुत बड़े स्तर पर संविधान में भी संशोधन होता है, कुछ भी नहीं कहा जाता है। यहाँ तक कि जो कश्मीर के मामले वाला संशोधन था, जिसको निरस्त किया गया है, वो भी एक राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा शामिल कर दिया गया था संविधान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहती है, क्योंकि इन सभी के नियत में था कि इस देश का नवनिर्माण सही तरीके से किया जाए। उसके पश्चात से ये सरकार जब चलती रहती है, फिर 9th शेड्यूल भी आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कहती है, बहुत सारे संशोधन होते हैं। फिर शास्त्री जी बनते हैं, बहुत छोटा कार्यकाल। उसके पश्चात से फिर इंदिरा गांधी जी आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पद पर बैठती हैं। अब इंदिरा गांधी जी पद पर बैठती हैं, शुरुआत में उनको पावर गेन करने में समय लगता है। पावर गेन करने में समय लगने के पश्चात धीरे धीरे करके वो संविधान में हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू करती हैं। शुरुआत पहले से ही हुई थी, जैसे नेहरू जी ने केरल की गवर्नमेंट को, निर्वाचित सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट चुप रही थी। ये सबसे पहली शुरुआत मानी जाती है अधिकारों के हनन का। उसके पश्चात से इंदिरा गांधी जी बनती हैं। उनको लगता है कि मेरे पिताजी कौन थे, कांग्रेसी लोग बुरा मत मानना, मेरी भी सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं, खूब सारा संशोधन करना चाहती हैं। वो बोलती हैं प्रस्तावना में भी संशोधन करूंगी, मैं मूल अधिकार में भी संशोधन करूंगी, प्रधानमंत्री के पद जो है उसको बहुत सारी शक्तियाँ दे दूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट को उनके नियत पर सवाल उठाना लाजमी है। तब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको नहीं रोकता है पहले। उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, CJI जो हैं, वो भी इंदिरा गांधी जी की मर्ज़ी से बनाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1973 में जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा फैसला सुना करके चली जाती है, जिसके पश्चात इंदिरा गांधी जी बहुत सारे संशोधन करती है। आप खुद गौर कीजिए, जब सिक्किम को भारत विलय किया गया है तो 35 संशोधन था, और 2-3 वर्षों में ही 1974 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन था। मतलब कि 5 वर्षों से कम के समय में 12 से ज़्यादा संशोधन किए गए भारत के संविधान में, बड़े बड़े वो भी।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तंग आकर के कि संविधान में बार बार ये विवाद उठ रहा है कि संविधान का कौन सा हिस्सा में संशोधन किया जा सकता है, कौन से में संशोधन नहीं किया जा सकता है, बार बार सवाल उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलती है कि अब हम भी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अब नेहरू जी है नहीं तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। ये बोलते जिसमें संशोधन करना है संशोधन करो, लेकिन आज से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लागू होगा। ये छोटा सा प्रावधान ला करके सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती है, जो उस समय तो कारगर नहीं होता है, लेकिन बाद में ये संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी शक्तियां दे देती है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत सारे पुनरावलोकन करती है, बहुत सारे एक्ट्स को पलट देती है, खारिज भी कर देती है। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि संविधान के हर भाग, पहले बहुत विवाद हुए कि प्रस्तावना में संशोधन होगा कि नहीं होगा। एक एक्ट में कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरे में कहा जाता है भाग नहीं है, तीसरा बोलता है संशोधन करना है, चौथा बोलता है संशोधन नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले मिलेंगे आपको। अब 73 के पश्चात से ये हो जाता है कि जिसमें संशोधन करना है करो, किसी भी हिस्से में संशोधन करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या भाई? तो वो अनडिफाइन है। तो ऐसे ही 1973 का फैसला नहीं आया था। केशवानंद जी की किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि इनका नाम जुड़ गया इस फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से बैठा हुआ था कि कोई एक इस प्रकार का केस आ जाए जिसमें मैं बहुत बड़ा मूव कुछ खेल लूँ सरकार के खिलाफ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विवश हो गई थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय भी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनाए जाने लग गए थे। तो आप खुद ही समझिए कि क्या दौर रहा होगा वो। वैसे दौर में ये फैसला आता है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, लेकिन इसका बुनियादी संरचना जैसे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन चीज़ों को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया गया है। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर उसके नीचे लिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 368 के संशोधन की प्रक्रिया तय की गई, सीमा तय कर दी गई कि भाई 368 के तहत में आपको जो संशोधन करना है करो, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हम कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 बुनियादी संरचना सिद्धांत की पुष्टि करता है सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनरावलोकन को संवैधानिक का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। अनुच्छेद 31C के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित कर देती है इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर एसआर बोमई का मामला आता है। धर्मनिरपेक्षता को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा माना जाता है कि सेकुलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में एक तत्व होगा। बेसिक स्ट्रक्चर अनडिफाइन है, उसमें से एक छोटा सा चीज़ होगा सेकुलरिज्म। ठीक है। 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाता है। अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला संवैधानिक संशोधन 39वां संशोधन को आंशिक रूप से रद्द कर देती है। ये सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा जी के बीच में टकराव से उत्पन्न हो रही है। स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी संरचना का हिस्सा माना जाता है। फिर एनजेसी का फैसला 2015 ले सकते हैं, या अभी भी कुछ दिन पहले भी सरकार के बहुत बड़े फैसले, चुनावी बॉन्ड जिसके कसीदे गढ़ते थे वर्तमान की सरकार के मंत्री महोदय वगैरह, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया, यही कह के कि ये संवैधानिक नहीं है, संविधान का उल्लंघन होगा। तो हमेशा से ही, कोई आज का नहीं है, कोई मोदी जी का दौर नहीं है, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी के दौर से ही, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती ही नहीं थी, क्योंकि जो सरकार में लोग थे उनका नेतृत्व बहुत विशाल था, उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था, उनके सामने बोलने की चेष्टा नहीं करती है। इसीलिए आपने सुना होगा जब बहुत मजबूत सरकार आती है तो न्यायिक प्रणाली जो है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है, उसकी शक्तियाँ कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है सामने वो कोई छोटा मोटा सरकार नहीं है। वहीं जब गठबंधन की सरकार आती है तो आपने सुना होगा कि टकराव जो है वो कम होते हैं, न्यायपालिका का पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आपने गौर भी किया होगा 2024 ईस्वी के पश्चात से। अनुच्छेद 142 का महत्व। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी आदेश को पारित करने या उपाय करने की शक्ति देता है, भले ही वह मौजूद कानूनों के दायरे से बाहर हो। अगर कोई ऐसा चीज़ जो मौजूदा कानून के दायरे से बाहर है, अगर उसमें भी कुछ सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है तो आर्टिकल 142 के तहत ही वो फैसला देती है। उदाहरण अभी मैंने आपको दिया, अयोध्या का मामला जो है वो इसी का उदाहरण माना जाता है। 142 मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। अतिरिक्त नोट में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हम लोग जरा पढ़ लेंगे। कॉलेजियम प्रणाली मैंने पढ़ाया भी हुआ है और प्रीलिम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 69 में। 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामला, इसका नाम ही है ऐसा, सेकंड जजेज केस इसका नाम ही है, इसी के द्वारा यह स्थापित होता है। कॉलेजियम प्रणाली है क्या दरअसल में? तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के कोई डिफाइंड प्रणाली आज तक भारत में बन ही नहीं पाया।
तो एक कॉलेजियम प्रणाली इन्होंने खुद ही के फैसले देकर खुद ही को नियुक्त करने की प्रक्रिया बना ली, जिसको कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। 2015 में सरकार ने एक प्रणाली लाने की कोशिश की, एक सिस्टम बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसको जुडिशियल प्रक्रिया में सरकार का हस्तक्षेप आर्टिकल 50 के उल्लंघन के आधार पर में रद्द कर दिया गया। आर्टिकल 50 में ही कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, कहाँ से, तो सरकार से। सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है उससे जो जुडिशरी बॉडी होती है इसका कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, संपूर्ण रूप से अलग होना चाहिए, कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ज़रा मुझे ये बता दो, इनके वेतन भत्ते वगैरह कौन तय करता है? कंप्लीट सेपरेशन में इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है? हाँ, ये भी है कि पद पर बैठने के बाद वेतन कम नहीं किया जा सकता है, ये तो है ही। महाभियोग की प्रक्रिया कौन लाता है, बताइए मुझे। ठीक है, तो मतलब पावर जहाँ पर डायरेक्ट हस्तक्षेप की गुंजाइश बनती है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार अब जिसको चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना सकती है, उसी प्रकार से जिस दिन CJI तय करने लग जाएगी उस दिन संपूर्ण स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेपरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, सेपरेशन बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, उसका उल्लंघन सरकार कर ही नहीं सकती है, एक्ट भी नहीं बना सकती, संशोधन भी नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट के बारे में ज़रा देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो है ये दूसरे नंबर की संस्था है भारत में, न्याय को लेकर के दूसरे है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगर शुरू करेंगे तो उसके ठीक सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम के होते हैं नियुक्त करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट है भारत के संविधान में, संवैधानिक ढांचा में महत्वपूर्ण स्थान इसको प्राप्त है। उच्च न्यायालय का स्थापना का आधार ब्रिटिश शासन में 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में मिलता है। प्रारंभ में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित किया गया था। 62 और 62 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसी में कोई फैक्चुअल एरर हो तो भी देख लेना गुरु, एक बार हो सकता है कि एरर ईयर गलत लिख गया हो। 1950 में संविधान लागू होने के बाद उच्च न्यायालय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो अनुच्छेद 214 के तहत में परिभाषित किया गया है। 214 के तहत में परिभाषित किया गया है। अब जरा रुक जाओ, याद करने का कुछ तरीका भी तो पढ़ लेते हैं। 124 में 90 जोड़ेंगे तो 214 हो जाता है। ठीक है, 124 तक में क्या है, 124 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और 214 से हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है। मान लीजिए कभी पूछे तो अंदाज़ा रहना चाहिए ना कहाँ से कहाँ तक कौन है। 123 में राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की शक्ति है, यहाँ पर संसद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखो। वैसे कई सारे में यही होता है, अगर आप केंद्र की कार्यपालिका में 90 जोड़ते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शुरू हो जाती है। देखिएगा ज़रा आर्टिकल को मिला करके। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 214 में परिभाषित है। वर्तमान भारत 25 उच्च न्यायालय हैं। एक बार इस फैक्ट को ज़रूर देख लीजिएगा जांच करके कि कहाँ कहाँ पर देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने उच्च न्यायालय हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड किस उच्च न्यायालय के तहत में आता है, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के तहत में आता है, उसके क्षेत्राधिकार में है। ये सवाल पूछा गया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। एक बार ये देख लीजिएगा। ये सब फैक्ट थोड़े बहुत जो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं, ये वन लाइनर फैक्ट होते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के नेतृत्व एक मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय का स्थापना और अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में वर्णित किया गया है। 231 तक वर्णित किया गया है। शक्तियाँ क्या क्या हैं मूल क्षेत्राधिकार में, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन पर जा सकते हैं आप, कुछ मामलों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देने के लिए, याचिकाएं और सीधे सुनवाई के लिए भी है। संपत्ति, विवाह और वसीयत से जुड़े हुए चीज़ों में भी इसको मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहले आप यहीं जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाइए। अपीले क्षेत्राधिकार भी है। निचली अदालत और अधिकरण के फैसले, जो राज्य स्तर के छोटे अधिकरण होते हैं, उनके फैसलों के खिलाफ आप यहाँ पर जा सकते हैं। या कुछ ऐसे अधिकरण जिनको ये कहा गया है कि आपके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, उसके फैसलों के खिलाफ भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति भी इसको दिया गया है, और इसका जो न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति है वो अधिक विस्तारित माना जाता है कई मामलों में। मूल अधिकार के साथ साथ और भी किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो राज्य सरकार और प्रशासनिक निकायों,
प्रशासनिक आयों के कार्य और संवैधानिक कानूनी वैधता की जांच भी इसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 214 के 226 के तहत रीट याचिकाएं, 227 के तहत निचली अदालतों का पर्यवेक्षी अधिकार, सुपरविजन जुडिसिक्शन जो होता है वो भी इसी को प्राप्त है। पर्यवेक्षी अधिकार भी इसको दिया गया है आर्टिकल 227 के तहत में कि निचली अदालतों और अधिकरण के कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन भी करता है कि जो निचले अधिकारी हैं, निचले न्यायालय हैं, वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका जांच पड़ताल भी ये कर सकता है। रिट ये सारे जारी कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 226 की शक्ति अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक माना जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा यहाँ पर हाई कोर्ट को है। मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकार, कोई भी कानूनी अधिकार अगर उसका उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल डायरेक्ट आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में ही जा सकते हैं। तो आर्टिकल 226 के तहत में जो इसको अधिकार प्राप्त है वो अधिक विस्तारित है। बहुत बार प्रीलिम एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रशासनिक शक्तियां भी इसके पास हैं। निचली अदालतों के प्रशासन नियुक्तियों पर नियंत्रण, अधिवक्ताओं को लाइसेंस प्रदान करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करना इसके कार्यों में शामिल हैं। और क्या क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, न्याय प्रशासन, नागरिक अपराध, अन्य मामलों में अपील सुनना, कानून की व्याख्या भी राज्य स्तर पर ये कई बार करता है, लेकिन अंतिम व्याख्या किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में है। आर्टिकल 225 के तहत में इसको भी अधिकार प्राप्त है। जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार प्राप्त है और सुपरविजनरी रोल का भी अधिकार प्राप्त है। इसको जनहित याचिकाएं भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इसको प्राप्त है। यानी कि सभी शक्तियां सेम हैं, लेकिन मूल क्षेत्राधिकार बिल्कुल अलग है और 226 के तहत में अधिकार बिल्कुल अलग है। बाकी सभी के सभी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वही के वही अधिकार इसको भी प्राप्त हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ एडवाइस दे सकती है, उस प्रकार से ये राष्ट्रपति जी को कोई एडवाइस नहीं दे सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।